स्वागत है आपका नेटवर्क 10 के कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या हो रहा है आखिर उनके शहर में और उनके शहर से आखिर क्या खास खबरें हैं। तो अलग अलग जगह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं यूपी से और ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। तो फिलहाल हम यूपी का पहले रुख कर लेते हैं क्योंकि आज की तमाम बड़ी खबरें हैं राघवेंद्र। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिस तरह से संभल जामा मस्जिद जो विवाद उठा था और अब उस पर फैसला भी सुरक्षित रखा गया था 13 मई को, आज फैसला भी सुनाया जाएगा, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ऑडियो नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ईशा का रुख कर लेते हैं। ईशा, आपके पास क्या अहम खबरें हैं? देखिए, जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है और बीते कुछ दिनों का ये आंकड़ा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो जिनका उपचार इस वक्त सरकारी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर इस वक्त बताई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब बीजेपी की तरफ से आज पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। 12:15 के करीब पंजाब राजभवन में गुलाब चंद कटारिया जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं, उनसे पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल सुनील जाखड़ जो कि पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में मिलेगा और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग भी यहां पर करेगा। क्योंकि नकली शराब की अगर बात करें तो इससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये पहली बार नहीं हुआ है कि पंजाब में इस तरीके से इतनी मौतें हुई हो। इससे पहले भी 2024 में 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और इससे पहले की बात करें कैप्टन सरकार की तो 100 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया था नकली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई थी। तो लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नकली शराब का धंधा है वो पंजाब में जोरों से शोरों से चल रहा है। इसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं, अधिकारी भी और राजनीति से जुड़े लोग भी इस नकली शराब का जो ये धंधा है इसमें सम्मिलित है। तो ऐसे में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में अब देखना है कि जब 12:15 पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा यहाँ पर राज्यपाल से तो क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ मांग उनकी तरफ से यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लेकिन अब देश के लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पर मुसीबत का सबब ये है कि देश के भीतर ही देश विरोधी तत्व यहाँ पर हैं जो देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम करते हैं। बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनकी धरपकड़ यहाँ पर जारी है। हरियाणा से अगर बात करें तो लगातार हरियाणा से कई युवा जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसका कनेक्शन लगातार खंगालने की यहाँ पर कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और पुलिस का भी कहना है, अगर हम हरियाणा शत्रुजीत कपूर की बात करें तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि इन जिनकी गिरफ्तारी हुई है जासूसी को लेकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि जो कुछ लोग मात्र अभी 6 यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी हैं, जो एजेंसियां हैं केंद्र की, कि जैसा कि आप बता रही कई और युवा हैं, ना सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का नाम है इसमें, कई और भी युवा हैं, कैसे आखिर उन्हें इस सब गतिविधि में शामिल कर लिया जाता है? आखिर इस सब के पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए पैसों के लिए जो युवा पीढ़ी है लगातार इस तरीके के कामकाज करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है और ऐसे में जो पंजाब के युवा बेरोजगार हैं तो उन्हीं को लेकर जो पाकिस्तानी आईएसआई की बात करें, आतंकी संगठन की, या फिर नामी गैंगस्टर की बात करें जो विदेशों में बैठे हैं, वो ये इन बेरोजगार युवा जो कि सरहदी इलाकों में रहते हैं या दूसरे युवा जिन्हें पैसों की जरूरत है उनसे संपर्क करते हैं और उनसे इस तरीके की वारदात को अंजाम दिलवाते हैं। हालांकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग अभी इस वक्त नहीं दी गई है। यही वजह है कि पंजाब में लगातार जो पिछले 6 महीने में ग्रेनेड अटैक हुए हैं उससे ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो पाया है क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। और बड़े पैसों की खातिर ये युवा पीढ़ी इस तरीके से देश के खिलाफ ही
उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम ज्योति मल्होत्रा की बात करें, वो हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखती हैं, गरीब तबके परिवार से हैं, लेकिन जिस तरीके का उनका रहन सहन था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान गई, चीन गई, अब सारी लिंक यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रही है केंद्रीय खुफिया एजेंसी। क्योंकि अगर हम बात करें दानिश की, जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में दिल्ली में कार्यरत था, लेकिन जिस तरीके से जासूसी के आरोप में उसे भी पाकिस्तान भेज दिया गया था, उसके संपर्क में पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य राज्यों के कई युवा और जो लोग हैं उसके संपर्क में थे, जो भारत के खिलाफ भी जासूसी करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ के सेना के जो जितने भी इनपुट्स हैं वो पाकिस्तान को देते हुए नजर आ रहे थे दानिश के जरिए। तो ये सब भगाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी इस पे हो सकती है, क्योंकि लगातार जो पुलिस है उनकी तरफ से जो धरपकड़ है वो लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पर युवाओं की है, जिनकी आयु जाहिर है 20 से लेकर 30 वर्ष की क्योंकि है। ईशा एक बात और गौर करने वाली है कि ज्योति मल्होत्रा, अगर जानकारी थोड़ी निकाली जाए, ज्योति मल्होत्रा जनवरी में पहलगाम गई थी, क्योंकि वैसे तो पहलगाम जो जाने का वक्त होता है टूरिस्ट के लिए बेहतर होता है वो मार्च से अप्रैल का ही होता है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जब भारी बर्फबारी हो रही थी तब जाती है जनवरी में, और मार्च में वो पाकिस्तान जाती हैं, और फिर उसी के बाद ये पहलगाम में अटैक हो जाता है। वही ज्योति मल्होत्रा जिनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स 3 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन वो बड़े अधिकारियों में मिल रही हैं पाकिस्तान में जाकर के। और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान चलिए जाते हैं एक बार दो बार, कोई बार बार क्यों पाकिस्तान देखना चाहेगा? बिल्कुल, देखिए वहां पर जो पाक दूतावास थे उनकी तरफ से जो इफ्तार पार्टी दी गई थी उसमें भी वो शामिल हुई थी। इसके अलावा जो आईएसआई के अधिकारी हैं उनके साथ भी उसके संपर्क थे। और जहां तक आप पहलगाम का जिक्र कर रहे हैं, वो तार भी जोड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से और केंद्रीय एजेंसियां कर रही है कि क्या, क्योंकि पहलगाम जो पर्यटन स्थल है वहां पर सुरक्षा जो थी, हालांकि यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने भी माना है कि वहां पर सुरक्षा में चूक हुई है, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम आतंकियों ने दिया। लेकिन वहां पर एक एक पॉइंट की जानकारी ज्योति ने पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकी संगठन और दानिश को दी है। ये पुलिस अभी तक खंगाला गया है। पर हम आपसे और भी बातचीत करेंगे ईशा, और यूपी का रुख कर लेते हैं, जहां यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्योंकि आज 10:30 बजे सहकारिता विभाग के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक लेने वाले हैं, और भी तमाम बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अंजलि, अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात करें तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अभी 9:15 बजे सूचना विभाग की बैठक ली है। 10:30 बजे एक समीक्षा बैठक करेंगे जो सहकारिता विभाग की होगी, वहाँ के विकास कार्यों को परखेंगे और जो भी उचित दिशा निर्देश होगा वो जारी करते हुए वो देखे जाएंगे। इसके बाद शाम 6 बजे की बात कर लें तो शाम 6 बजे मेरठ जनपद में जो भी विकास कार्य हुए हैं या विकास कार्य जो प्रगति में चल रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। और दिन के बाकी स्लॉट आरक्षित रखा गया है जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए या आम नागरिकों में जो भी मिलने आएगा उनसे, जिनका अपॉइंटमेंट होगा उनसे वो मिलेंगे। और अगर लखनऊ की अगर खास खबरों की बात कर लें तो जिस तरह समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, वो मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से पहले तो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसके बाद से अखिलेश यादव सहित वहाँ पार्टी हैंडल जो समाजवादी पार्टी का अधिकृत ट्विटर हैंडल है उस पर भी मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो आज आईपीएल का मुकाबला इकाना स्टेडियम में होना है, जो लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। तो कुछ ट्रैफिक शहीद पथ के आसपास में बदले हुए रहेंगे। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में भारी ओलावृष्टि और आंधी तूफान की मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 35 जनपदों में हम चाहे मुरादाबाद की बात कर लें, सीतापुर की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, संभल की बात कर लें या लखनऊ की बात कर लें, गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो मुख्य जनपद हैं और बुंदेलखंड के जो जनपद हैं वहाँ पे ओलावृष्टि और आंधी की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है।
वहीं अगर बात कर लें जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान के साथ इस स्ट्राइक में साथ दिया था, तो उसके बाद से यहाँ अभी भी तुर्की जाने वाले लोग जो लखनऊ से जाने वाले हैं अपने टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। इतना नहीं, लखनऊ और यहाँ के समीपवर्ती जनपद के जो लोग हैं जो पर्यटन के हिसाब से जाना चाहते थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल की है। उनके सेव लेने से बाजारों में लोग मना कर रहे हैं। तो एक तरह से तुर्की का विरोध देश हित में यहाँ के नागरिक करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें धार्मिक पर्यटन स्थलों की, तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान को लेकर तनातनी हुई आतंकवाद को लेकर पहलगाम घटना के बाद से, उसके बाद से हम गोरखपुर की बात कर लें, काशी की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें, अयोध्या की कर लें, नैमिषारण्य की कर लें, या फिर मिर्ज़ापुर की कर लें, या फिर मथुरा की कर लें, वृंदावन की कर लें, यहाँ पे सुरक्षा को हाईटेक बना दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियाँ जो भी पुलिस की मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है ताकि कहीं से कोई आतंकवादी वारदात इन धार्मिक पर्यटन स्थलों पे न हो। जी अंजलि। बिल्कुल। इसके अलावा आज एक और बड़ा मामला है जिस पर फैसला सुनाया जाएगा। संभल जामा मस्जिद जो कि विवादों में भी काफी ज्यादा रहा था, लेकिन आज फैसले का इंतजार है कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। बिल्कुल, संभल की जो घटना थी उसको लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्णय आएगा और उम्मीद है कि आज निर्णय आ भी जाए, क्योंकि बार बार डेट जो बढ़ रही थी और उस पर सबकी नज़रें भी हैं कि संभल इस समय चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जिस तरह से वहाँ उपद्रवियों ने हमला किया और जिस तरह से कल की अवतार की बात वहाँ पे की जा रही है और कल की पीठ भी आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा जिस तरह से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वो पीठाधीश्वर भी उस कल की पीठ के हो गए हैं। तो इसको देखते हुए संभल का मामला वैसे भी सीओ अनुज चौधरी को लेकर कभी इन उपद्रवियों के पत्थरबाजी से, तो कभी पुलिस की कार्रवाई से, कभी जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हमेशा चर्चित इस समय संभल चल रहा है। और कहा भी जाता है कि जब कल संभल की चर्चा जोरों पे होने लगेगी और कलयुग में जब अपराध बढ़ने लगेंगे या लोगों में नैतिकता का ह्रास होने लगेगा, तो संभल में जो कल की पीठ है वहाँ पे कल्कि का अवतार होगा, जो विष्णु का अवतार होगा। अब देखना होगा कि आज कोर्ट का निर्णय संभल को लेकर के क्या आता है। बिल्कुल। और कई और बड़ी खबरें हैं, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश की हम खबरों की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल को लेकर यह एक्शन लिया गया है। अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पर समाजवादी पार्टी के आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा सुप्रीमो जो अखिलेश यादव हैं कल ही बैठक ली और उन्होंने एक पोस्ट भी किया और आम कार्यकर्ताओं को समझाई कि राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग स्वीकार नहीं है, इस तरह के शब्दों से परहेज से बचें। लेकिन बात वही है कि समाजवादी पार्टी के इस एक हैंडल से हमेशा इस तरह के पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके पहले भी कई बार ऐसी बातें आई थी कि एफआईआर दर्ज करने की बातें थीं, मानहानि की बातें थीं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया है कि केवल पार्टी और पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं थे, बल्कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पे एक तरह से व्यक्तिगत आरोप थे। वो भी आरोप उस तरह के थे जो कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार करते हुए लिखा था, क्या समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, क्या लोहिया और जेपी का यही समाजवाद है जो मरे हुए मेरे माता पिता के डीएनए की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि अगर समाजवादी पार्टी के पास लोहिया जेपी की किताबें न हो, समाजवाद की किताबें न हो, तो मैं भेजवा सकता हूं। समाजवाद को उससे पढ़ करके सीख लेने चाहिए। समाजवाद का मतलब लठैत या ये नहीं होता जो आप लोग कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग। एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से मानना कि नोटिस भेज दी गई है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक सिरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल। और एक बार फिर से चलिए ईशा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ईशा, जैसे कि आप अहम जानकारी दे रही थी कि कई ऐसे युवा हैं जो इस सब में संलिप्त पाए जा रहे हैं, यानी कि देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए जा रहे हैं। और फिलहाल इस सब के बीच आखिर पंजाब और आसपास के राज्यों यानी कि हरियाणा के हालात कैसे बने हुए हैं, वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। देखिए, अब जनजीवन जो है दोबारा से पटरी में उतरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हिसार की बात करें तो हिसार से जो पाकिस्तान बॉर्डर है काफी दूरी पर है, लेकिन पंजाब की 553 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। और ऐसे में जो सरहदी इलाके के लोग हैं वो दोबारा से जो पलायन कर चुके थे वो दोबारा अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन एक सुर में देखिए सभी का यहाँ पर कहना है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भले ही भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है वो देश भर में, लेकिन
सभी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और एक ही नारा यहाँ पर दिया जा रहा है, वो है कि जो सेना है, सेना के जवानों की हौसला अफजाई यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला हुआ था उसका कहीं ना कहीं बदला ले लिया है। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके, आतंकियों को मौत के घाट उतारकर, वो भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर। तो कहीं ना कहीं जो हौसला अफजाई है भारतीय सेना की भी यहाँ पर जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा में हालात सामान्य हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि देश के अंदर ही देश विरोधी ताकतें हैं पनपती हुई नजर आ रही है, वो भी युवा पीढ़ी जो कि भविष्य है देश का। तो ऐसे में एक परेशानी का सबब जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि निराशा जरूर हुई है कि अपने ही लोग इस तरीके से देश विरोधी तत्व के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो स्थानीय पुलिस, चाहे पंजाब की हो या गुजरात की या राजस्थान की या हरियाणा की, उनके साथ तालमेल करते हुए नजर आ रही है और एक के बाद एक लिंक जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, आज की एक बड़ी खबर और देना चाहूंगी मैं। आज पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हरियाणा दौरा है। हिसार में वो पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राखीगढ़ी में वहां पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। अगर सरस्वती सभ्यता की बात करें तो एक बड़ी जो घाटी है वो राखीगढ़ी मानी जाती है। तो वहां पर अवलोकन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से किया जाएगा और वहां पर जो गेस्ट हाउस है नवनिर्मित और कैफेटेरिया, वहां उसका उद्घाटन वो करेंगे। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल वो जोधपुर में थे, आज वो हरियाणा में पहुंच रहे हैं और जितनी भी ये पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं उनका अवलोकन भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं उन तक प्राचीन सभ्यता को पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही अगर हम आज के मौसम की बात भी करें तो आज का जो मौसम है उसको लेकर जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ पर आंधी चल सकती है और साथ ही बारिश का भी पूर्वानुमान है। लेकिन अभी का जो तापमान है वो अपने चरम पर है और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से 24 मई तक के लिए 5 दिनों के लिए आंधी का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जो बारिश भी हो रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से भी लोगों को ये हिदायत दी गई है कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अगर बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। और यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो पारा है 45 पार कर चुका है। बठिंडा का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 45.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है अधिकतम तापमान। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो रोहतक है सबसे गर्म रहा है। रोहतक में भी यही तापमान रहा है 45.3 डिग्री सेल्सियस। और जो मौसम विभाग है उनका पूर्वानुमान है कि 24 के बाद जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप दिखाएगी और लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि तापमान में भी लगातार ये देखा जा रहा है बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में भी राघवेंद्र, जैसा कि हाई अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर भी कि आने वाले वक्त में 50 की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल अंजलि, 35 जिलों में अलर्ट जारी है मौसम विभाग की तरफ से, जहां से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि वज्रपात की बातें सामने आई हैं कि वो जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि ओलावृष्टि हो सकती है, वज्रपात आ सकते हैं, बिजली गिरने जैसी बातें आ सकती हैं और बारिश हो सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वैसे भी उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रदेश है वो थोड़ा अलग अलग है, अलग अलग जनपदों के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड की तो वहाँ पे गर्मी सर्वाधिक पाई जाती है, चाहे महोबा हो, चित्रकूट हो, हमीरपुर हो, बांदा हो। इसके अलावा उसके समीपवर्ती जो जनपद होते हैं, झांसी का एरिया ले लिया जाए, ललितपुर का ले लिया जाए, यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है। और अभी हम लोगों ने देखा भी एक दिन पहले यहाँ का तापमान 47 डिग्री के आसपास बांदा का पहुँच गया था, जो सर्वाधिक गर्म था। वहीं इसके इधर आए तो प्रयागराज में भी गर्मी पड़ती है और 42 से 44 डिग्री के आसपास में वहाँ का भी तापमान पहुँच गया था। वहीं विंध्य क्षेत्र की बात कर लें तो विंध्याचल की बात करें या वाराणसी की बात करें या फिर चंदौली की करें,
या सोनभद्र की करें या उसके और जो निकटवर्ती हैं गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, यहाँ पे भी भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं जो तराई बेल्ट है गोरखपुर के आसपास का, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, इसके अलावा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, ये इन एरियो की खासियत है कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा बारिश भी आती है। तो आज जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसमें ये जनपद भी, तराई बेल्ट वाले भी आंधी और बारिश, ओलावृष्टि में शामिल है। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ का भी तापमान 44 डिग्री के आसपास में है और यहाँ भी भयंकर गर्मी है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो जारी किया है उसमें संभावनाएं हैं कि छिटपुट बूंदाबांदी और तेज हवाएं यहाँ भी देखने को मिले। वहीं पश्चिमी यूपी की बात कर लें तो हम चाहे मुरादाबाद की करें, रामपुर की करें, संभल की करें, बिजनौर की करें या फिर पीलीभीत की करें या फिर आ जाए दिल्ली एनसीआर की तरफ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, तो इन जनपदों में भी भयंकर गर्मी का मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी है और ऐसी संभावनाएं हैं कि इन जनपदों में भी तेज आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे 35 जनपद मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया गया कि 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं और वज्रपात देखने को मिल सकती हैं। जी, इसके अलावा अगर हम राजनीति की बात करें, क्योंकि वाराणसी कोर्ट में एडवोकेट हरिशंकर पांडे की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ भी एक शिकायत दी गई थी और आज इस मामले में भी फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि ये हरिशंकर पांडे की ओर से शिकायत में कहा गया था कि राहुल गांधी जब बॉस्टन यूनिवर्सिटी में थे तो उन्होंने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जितनी भी कथाएं हैं भगवान राम से जुड़ी सभी काल्पनिक हैं और भगवान राम पौराणिक है। इसको लेकर भी आज फैसला आना है। बिल्कुल राहुल गांधी को लेकर वाराणसी कोर्ट से और गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट तक इस तरह की बातें देखने सुनने को मिलती रही हैं कि कोई न कोई इस तरह की अपील दाखिल करता रहा है राहुल गांधी के खिलाफ और समय अनुसार कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा टिके नहीं। हालांकि राहुल गांधी को कभी कभार कोर्ट से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, जैसे वीर सावरकर को लेकर उनका जो बयान था उसके लिए कोर्ट में उन्होंने लिखित माफ़ी मांगी थी कि हम इस तरह का बयान नहीं देंगे। लेकिन राहुल गांधी आदतन इस तरह के बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं और तमाम ऐसे लोग होते हैं जो वाराणसी कोर्ट में या फिर इलाहाबाद कोर्ट में या फिर बात कर लें गुजरात की, तो वहाँ पर भी उनको इस तरह के मानहानि अवमानना की नोटिस जारी होती रही हैं, कोर्ट में सुनवाइयाँ होती रही हैं। अब आज देखना होगा कि आज जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें राहुल गांधी पे क्या आरोप तय होते हैं या आगे की सुनवाई में क्या निर्णय आता है। जी, दूसरी तरफ देखिए, हम चंडीगढ़ का वापस से रुख कर लेते हैं ईशा, क्योंकि जैसा कि हम बात करते, क्योंकि जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है ज्योति मल्होत्रा, हर कोई जानना चाहता है कि ज्योति मल्होत्रा जो एक नॉर्मल यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो आखिर कैसे जानकारी को जुटा सकती हैं, भारत की जो संवेदनशील जानकारियां हैं वो कैसे जुटा करके पाकिस्तान तक पहुंचा सकती हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। ईशा, बिल्कुल, देखिए जो पुलिस है और केंद्रीय एजेंसियां हैं उस पर लगी हुई है, स्टेट इंटेलिजेंस की बात करें उनकी तरफ से भी जांच की जा रही है और इसमें माना जा रहा है कि और भी कई लोग जो है देश विरोधी ताकतों के तौर पर उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, जिसमें लगातार युवाओं के नाम शामिल है, जिसमें अब जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ज्योति की एक फ्रेंड है प्रियंका, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा की पुरी की वो रहने वाली है, वो भी यूट्यूबर है। दोनों ही पाकिस्तान के करतारपुर पहुंचे थे, तो तार जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा एक और युवक के साथ वो संपर्क में थी, ज्योति मल्होत्रा, जो कि वृंदावन का रहने वाला है युवक, लेकिन यहाँ से पुलिस, हरियाणा पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर वो युवक मिला नहीं। लगातार धरपकड़ यहाँ पर जारी है और माना जा रहा है कि ज्योति के संपर्क में 20 से 25 और भी यूट्यूबर हैं और ये पूरी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि जो पाक उच्चायोग में अफसर तैनात था दानिश, जिसे जासूसी के मामले में भारत ने यहाँ से वापस पाकिस्तान भेज दिया था, उसके संपर्क में कितने लोग हैं। और जो अभी तक जांच पड़ताल में सामने आया है वो यही सामने आया है कि दानिश के साथ उसके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं ज्योति मल्होत्रा की, जिसके बाद उसने इस तरीके की जो घटनाक्रम है पैसों के लिए और उसके जो संबंध थे उसके लिए उसने ऐसा किया है। अभी तक ये बहुत ही विचार करने वाली बात है कि 20 से 25 यूट्यूबर, आखिर इन यूट्यूबर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से खुफिया जानकारी निकालने के लिए? बिल्कुल, देखिए जो ये यूट्यूबर हैं लगातार ये पैसों के लिए और जो
लग्जरी लाइफ है उसके लिए ये इस तरीके से इन चीजों में वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी तक की जांच पड़ताल में पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा की भी अगर आप उसकी प्रोफाइल में जाएंगी, अगर इंस्टाग्राम में भी देखेंगी तो कई ऐसी वीडियोस हैं जिसे पुलिस अभी भी खंगाल रही है और पुलिस का कहना है कि उन वीडियो से भी उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो छोटे होटल्स में नहीं रहती थी बल्कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में वो रहती थी। चीन जब गई तो भी उसका जो रहन सहन का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा लग्जरी टाइप का था। और इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी वो 5 स्टार होटल में दानिश और उसकी पत्नी, उसके परिवार और दूसरे लोगों के साथ खाते पीते हुए नजर आई है। इसके अलावा आईएसआई के जो अधिकारी हैं, वहां पर जो आतंकी संगठन है, आईएसआई के आतंकियों के साथ संबंध है, उन अधिकारियों के साथ भी उसके मेल मिलाप देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो युवा पीढ़ी है चंद पैसों के लिए और लग्जरी लाइफ के लिए इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं और दुश्मन देश पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनते हुए ये नजर आ रहे हैं महज कुछ पैसों के लिए। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के अगर परिवार की बात करें तो के लिए भारत के संवेदनशील जानकारियां पहुंचाई जा रही है पाकिस्तान तक, और दूसरी तरफ किस तरह देश से गद्दारी की जा रही है, यानी कि देश में ही रहकर, देश के ही खाकर देश से गद्दारी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब साथ श्रीनगर से अजहर हुसैन जुड़े हुए हैं और देहरादून से उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अजहर, जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव, उसका खामियाजा आम जनता को, आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है और शायद अभी भी ये जख्म भरे नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं और आज की क्या अहम बड़ी खबरें आप बताना चाहेंगे? देखिए अंजलि, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वाकई तौर पे जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद में वो जख्म तो भर नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो सिसकती हुई आवाज है वो एक हवा अभी भी जम्मू कश्मीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पर्टिकुलरली जो वादी पहलगाम की उनकी सीमाती में। जहां तक जम्मू कश्मीर के बड़े आज के मुख्य समाचार जो रहने वाले हैं, सबसे पहले हम जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, लगातार ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना की तरफ से चलाया जा रहा है, उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि बीते दिनों, कुछ एक दिनों में जहां पे लश्कर तैयबा के जो बहुत सारे जो टॉप कमांडर, जो ऑपरेशन कमांडर मारे गए हैं, उनको मार गिराया गया है, जिनकी संख्या अभी तक 6 पहुंची है जब से ये ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, और जिसमें जो है काफी बड़ी सफलता जो है सिक्योरिटी को हासिल है। उसी को पेशरफ्त बढ़ाते हुए, उसी ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाते हुए, कल एक बार फिर दक्षिणी कश्मीर के शोपियान इलाके में OGWs यानी अंडरग्राउंड वर्कर, जो काफी जो सोसाइटी के लिए एक बड़े खतरनाक माने जाते हैं, OGWs को वहां पे जिंदा पकड़ लिया गया है। दरअसल जो 34 RR और 178 CRPF ने जो है डीकेपुरा शोपियान क्षेत्र में एक गांव आता है, वहां पे नाका लगाया था और उनके हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी। और इस नाके के दौरान जो है, जो ही ये संदिग्ध शख्स जो वहां से गुजरे तो इनको वहीं पे दबोच लिया गया है। फिलहाल जो इनके तहवील में 2 पिस्तौल और 2 ग्रेनेड और काफी सारा जो मवाद है, डॉक्यूमेंट्स है, वो जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस सारे मामले के ऊपर एक FIR दर्ज की है और जो है इस पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल जो ये दोनों व्यक्ति है, ये अभी पुलिस कस्टडी में है, इनसे पूछताछ की जा रही है और सेना को और पुलिस को लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि इसके क्लू पे वो बहुत कुछ आगे चलाया जा सकता था। ये कुछ अपडेट था ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, क्योंकि मौसम का जो हाल है वो आखिर में सुनाते हैं, लेकिन कल शाम जो मौसम के अचानक, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी हीट वेव चल रही है, श्रीनगर का जो तापमान है नियर अबाउट 32.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसके बाद में जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्ट की हुई थी कि शाम देर गए तक जो है यहाँ पे आंधी और तूफान जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद जो ही शाम हुई, शाम के तकरीबन 7, 8, 9 बजे के बीच में रात भर जो है तेज हवाओं और आंधी का जो है बिल्कुल प्रकोप यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। पर्टिकुलरली घाटी में काफी सारे जगहों पे जो है इस हवाओं की वजह से, इन तेज हवाओं की वजह से काफी सारे जगहों को जो है नुकसान पहुंचा है, जिसमें काफी सारे जो इमारत है उनके छत जो है वो धंस गए हैं। लेकिन इस हवाले से जो इसी इलाके, जो दक्षिणी कश्मीर के शोपियान के जो फॉरेस्ट एरिया में कुछ नोमैड्स रहते थे, वहां पे उनका टेंट लगा हुआ था,
और अल्पाइन का एक ट्री जो है वो उस टेंट के ऊपर गिर जाता है, जिसके बिना पे जो उनकी एक बच्ची थी, एक छोटी कम से बच्ची सोफिया रियाज, और उनका जो फादर था रियाज अहमद, वहां पे जख्मी होते हैं इस पेड़ के ऊपर से गिर जाने की वजह से। हालांकि आनंद फानन लोकल्स और एनडीआरएफ की टीम की मदद से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जो बच्ची थी सोबिया रियाज वो जख्मों की ताब न लाकर वहां पे दम तोड़ बैठी। फिलहाल जो उसका बाप रियाज अहमद है वो अभी भी जेर इलाज है, जख्मी है, और कहीं ना कहीं इस वेदर की डिपार्टमेंट की ओर से, इस वेदर की मार की वजह से, इस मौसम की मार की वजह से एक बार फिर एक बच्ची की जो है यहाँ पे जान चली गई है। और फिलहाल इस मौसम की वजह से, जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में हीट वेव देखने को मिलेगा और शाम देर गए तक 2-3 दिन तक जो है तेज हवाओं का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम एलओसी क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से इंडो पाक के दरमियान हालांकि काफी तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच अगर हम पुल सेफ्टी की बात करें, हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही ऑर्डर दिया गया था कि सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट है जो सरकारी है, उनको खोल लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पुंछ में आज तकरीबन 12 दिन के बाद जो है स्कूल खोले गए हैं, क्योंकि जो धमाके की आवाज जो है अभी साइलेंस है। हालांकि इंडो पाक के दरमियान अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है वो स्टूडेंटों को है, क्योंकि उनका तालीमी कैरियर यहाँ पे चल रहा है। लेकिन 12 दिनों के बाद में, बिलाखिर 12 दिनों के बाद में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक बार फिर स्कूल, जिसमें प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल खुल गए हैं और बच्चे जो है फिर से वापस जो है स्कूलों की तरफ रुख करने लगे। लेकिन यहाँ पे फिर से लोगों की डिमांड है, लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक बार फिर जो है बैंकर्स का, जो फैमिली बैंकर्स है, उनका निर्माण अमल में लाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की ओर से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया कि हालांकि जिनको नुकसान हुआ है, जिनकी जानी चली गई है या जो अभी जख्मी है, उनको भी एक्सग्रेशिया की तरफ से उनको भी वहां पे मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मेन डिमांड है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र एरिया में कब जो है रुख इख्तियार करेगा, कब यहाँ पे सूरत हाल बन जाती है, गन गरज की आवाज सुनाई देती है, कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए वहां के लोकल निवासियों का साफ तौर पे डिमांड है कि वहां पे कम से कम जो है फैमिली बैंकर्स बननी चाहिए, ताकि अगर कोई भी अनटूवर्ड्स होता है तो वहां पे जो है लोकल लोग वो अपनी जाने बचाए जाए। ये कुछ मुख्य समाचार थे जम्मू कश्मीर से जो हमने दर्शकों तक पहुंचाए। इसके बाद अगर हम हीट वेव की बात करें, हीट वेव लगातार हम जम्मू कश्मीर में हीट वेव देख रहे हैं, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि श्रीनगर का जो तापमान जो रिकॉर्ड किया गया 32.2। हालांकि ये जो सीजन है, ये जो मौसम है, मई का मौसम है, बिल्कुल सुहाना मौसम रहता था, और ये जो तापमान था ये अभी अगस्त जून में ये तापमान देखने को मिलता है, लेकिन इस बार पहले ही देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो किसान लोग हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि अभी भी उनके ऑर्चर्ड है, यानी उनकी जो फसल है, उनको इस मौसम की वजह से लगता है कि आने वाले समय में उनकी फसल इस हीट वेव की वजह से खराब हो सकती है। फिलहाल जो है डिपार्टमेंट की ओर से, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से भी एक एडवाइजरी भी जारी कर रखी है किसानों के लिए कि वो किस तरीके से अपने फसलों को बचाया जाए। और ये कुछ ये खबर थी कुछ मौसम के हवाले से। अगर हम दूसरी जानिब अगर हम पर्यटन की बात करें, जिस तरीके से हालांकि अभी भी हालात जो है तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, साइलेंस है, लेकिन अंदर से वो सिसकती हुई हवा, वो पूर्णम आंखें अभी भी वो पहलगाम अटैक को याद कर रही है। लेकिन इसके हवाले से अगर हम पहलगाम, गुलमर्ग, जितने भी पर्यटक स्थल है उनकी बात करें, धीरे धीरे से जो पर्यटक है वो धीरे धीरे से वापस कश्मीर आ रहे हैं, और जितने भी आ रहे हैं काफी कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन वो फील यहाँ पे बेटर कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स ने पहले ही जो घोषणा की थी, जो ऐलान किया था कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, मजीद नापी बढ़ाई जाएगी, पर्टिकुलरली इन पर्यटक स्थलों पे, और लगातार उस पे अमल की जा रही है, रिस्किंग की जा रही है, और मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी जा रही है। और इस तरीके से जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है उनकी साफ तौर पे पूरे लोगों से अपील है कि वो कश्मीर आ जाए एक बार फिर, और यहाँ पे वो एक बार फिर वो फिजा जो है वापस। देखिए अजहर, जो 22 अप्रैल को हुआ था उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे, और शायद थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा फिर से जिंदगी को सामान्य होने में। वापस आपका रुख करेंगे, और देहरादून से उपेंद्र राणा सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्योंकि उत्तराखंड में भी तरह तरह की गतिविधियां भी देखी जा रही है और आने वाले वक्त को लेकर भी सरकार सजग नजर आ रही है, और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
देखिए अंजलि, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो 16वें वित्त आयोग की एक बैठक होनी है, जिसमें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उनके वो जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कल देर रात जो है वो यहाँ उत्तराखंड पहुँचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत जो है वो किया। उनकी जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई है और 11 बजे से 16वें वित्त आयोग की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। ऐसे में उत्तराखंड को काफ़ी बड़ी उम्मीद है इस बैठक से कि कई सारी जिस तरीके से जो राजस्व घाटा जिस तरीके से होता था, उसको लेकर अनुदान मिलने की उम्मीद जो है इस बार जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो ग्रीन बोनस की मांग काफ़ी लंबे समय से जो उत्तराखंड करता हुआ आया है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरणीय सहयोग जिस तरीके से जो है उत्तराखंड का हमेशा रहा है, ऐसे में उसके लिए ग्रीन बोनस की मांग जो है उत्तराखंड लगातार करता आया है। लेकिन अभी तक जो है उस बोनस की जो है वो उत्तराखंड को लाभ जो है नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज बैठक में जो है ग्रीन बोनस पर जो है वो बात हो सकती है। तीसरी, जिस तरीके से बैठक के दौरान जो है जिस तरीके से आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील जो है उत्तराखंड को माना जाता है, और जब आपदाएं यहाँ पर आती है कई सारे वित्तीय नुकसान जो है वो यहाँ पर होता है। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज इस बैठक में जो है उस पर भी चर्चा हो सकती है, उसको लेकर भी अनुदान जो है अनुदान की घोषणा जो है बैठक में हो सकती है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो अगर देखा जाए तो आज 16वें वित्त आयोग की जो ये बैठक है वो काफ़ी अहम जो है वो मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे और 12:30 पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो करेंगे। तो क्या क्या निर्णय जो है बैठक के दौरान जो है उत्तराखंड के लिए जो है वो लिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी अगर बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम जो है वो लगातार करवट बदल रहा है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से अभी भी कई पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर जिस तरीके से जो है लगातार बारिश जो है वो हो रही है और आज भी कई जगहों पर जो है ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि जो मैदानी जनपद हैं, चाहे टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, इन जगहों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालांकि तेज़ हवाएं और मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ रहेगा और हल्की मध्यम बारिश जो है कई जगहों पर छुटपुट बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से पहाड़ी जिलों में जो बारिश हो रही है वहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद ये लग रही है कि पहाड़ों से हो रही बारिश के चलते जो है मैदानी क्षेत्रों में जो है गर्मी से थोड़ा सा जो है वो जरूर मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो आज जारी किया गया है। तीसरी अगर बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और अभी तक 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से चारधाम यात्रा में दर्शन जो है वो कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो केदारनाथ में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुंचे। 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से केदारनाथ में दर्शन जो है वो कर लिए हैं और लगातार श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की ओर से जो है वो की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद जो है वो नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम भी जिस तरीके से करवट बदल रहा है तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है या भारी बारिश अगर कहीं होती है तो ऐसे में यात्रियों को पहले ही सूचित जो है वो किया जाएगा और ऐसे में उनको जो है पहले सुरक्षित स्थानों पर जो है वो भेजा जाएगा। तमाम इंतजामात जो है सरकार की ओर से जो है वो की गई है। ऐसे में जिस तरीके से दर्शनों की अगर बात की जाए तो वीवीआईपी जिस तरीके से जो दर्शन है उसको बंद कर दिया गया है। टोकन सिस्टम के जरिए जो है जिस तरीके से यात्रियों को दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है तो ऐसे में यात्रियों को काफ़ी सहूलियत जो है वो दर्शन करने में जो है वो हो रही है। ऐसे में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी जिस तरीके से मई और ये आने वाला जून का जो महीना है ये काफ़ी पीक जो है महीना रहता है चारधाम यात्रा का। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है इस समय जो है दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में उसके बाद जिस तरीके से मानसून सीजन की जब शुरुआत होती है तो उसमें थोड़ा सा गिरावट इसलिए आ जाती है क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है और यहाँ पर जिस तरीके से जो संवेदनशील जिस तरीके से स्थिति बनी हुई रहती है, काफ़ी भूस्खलन की स्थिति बनती है। तो ऐसे में काफ़ी
कम संख्या में जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा का रुख करते हैं। तो ऐसे में ये 2-3 महीने जो है वो काफ़ी पीक रहने वाले हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं और 27 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना करा लिया है और उम्मीद सरकार की ये है कि इस बार जो है 60 लाख के पार जो है वो श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े हर साल जो देखे गए हैं, पिछले साल भी हालांकि 48 लाख श्रद्धालु जिस तरीके से पहुंचे थे, उससे पहले 56 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे। तो यानी कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार 60 लाख के पार जो है वो श्रद्धालु जो है वो पहुँचेंगे। ऐसे में लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहे हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए भी श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए जो है लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं। यात्री पहुंच रहे हैं और यात्रियों की सुविधा का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी यात्री पहुंचते हैं, तो ऐसे में इन सब सुविधाओं के बारे में जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, हेली सेवा की अगर बात की जाए तो ये जरूर है कि केदारनाथ में जिस तरीके से जो हेली सेवा है वो सुचारू रूप से चल रही है। लगभग 9 कंपनियां ऐसी हैं जो हेली सेवा का जिस तरीके से वहाँ पर हेली सेवा जो है वो दे रही है। और ऐसे में वहाँ पर अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो हेली के जरिए भी काफ़ी संख्या में केदारनाथ में दर्शन के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। मई का ये पूरा महीना जो है ये पूरी तरीके से बुकिंग जो है वो हेली सेवा के लिए जो है वो पूरी हो चुकी है। और ऐसे में आने वाले जो जून और जुलाई का जो महीना है उसके लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जो है वो की जा रही है, उसकी बुकिंग्स जो है वो लगातार की जा रही है। तो ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई दर्शक ये जानना चाहेंगे उपेंद्र से जो है कई दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मौसम यहाँ पर थोड़ा आने वाले दिनों में बिगड़ने की संभावना है, थोड़ी आपदा की भी संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में हेली सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। जिन यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, क्या कोई ऐसी जानकारी? देखिए, अभी उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है, हालांकि ये जरूर है कि पहाड़ी जिलों में जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऐसे में केदारनाथ में भी लगातार मौसम जो है वो लगातार करवट बदलता है। लेकिन जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिन्होंने बुकिंग्स अपनी कराई है, अगर वो अपने तय समय पर जिस तरीके से पहुंचते हैं और अगर उनका मौसम करवट बदलता है तो ऐसे में हेली सेवा को जो है वो रोका जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो जो है सबसे पहले उनको जो है उन्हीं को जो है वो दर्शनों के लिए जो हेली सेवा से जो है उनको दर्शन जो है वो कराया जाएगा। तो यानी कि उनकी बुकिंग कैंसिल नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो उनको जो है जैसे ही मौसम साफ होता है उसके बाद उनको जो है हेली सेवा के जरिए जो है केदारनाथ में जो है वो भेजा जा रहा है। अगर ये जरूर है कि जिस तरीके से पहले से किसी ने बुकिंग जो है अगले महीने के लिए कराई है और अब समय मौसम का मिजाज बदलता है या टाइम में जिस तरीके से जो है हेर फेर होता है तो अपनी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल भी करा सकते हैं और लगातार जो है वो बुकिंग्स जो है वो लगातार चल रही है। दूसरा, जिस तरीके से मौसम की अगर बात की जाए तो अभी हल्की से मध्यम बारिश पहाड़ी राज्यों में हो रही है, तो लेकिन इसका इतना नुकसान जो है वो चारधाम यात्रा पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हल्की से मध्यम बारिश जो है वो लगातार जो है ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन जो मानसून सीजन है, क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद जिस तरीके से मानसून जो है वो पीक सीजन पर रहता है और ऐसे में काफ़ी बारिश जिस तरीके से होती है उस समय थोड़ा सा स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब रहती है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति जिस तरीके से उत्तराखंड की देखने को मिलती है कि वहाँ पर भूस्खलन होता है। जिस तरीके से जो एक नेक पॉइंट है जहां पर ज़्यादातर भूस्खलन की स्थिति बनती है वहां पर थोड़ा सा स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में वहां पर सजग रहने के दिशा निर्देश जो है वो ज़रूर जो है वो दिए जाते हैं। हालांकि अभी भी मौसम विभाग की ओर से ये ज़रूर कहा गया है कि अभी भी कई जिलों में जिस तरीके से बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएँ जिसकी स्पीड जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो होने वाली है, ऐसे समय पर अगर यात्री जो है वो चारधाम यात्रा कर रहे हैं या ऐसे कहीं पर फंसे हुए हैं तो सबसे पहले वो अपने सुरक्षित स्थानों पर जो है वो चले जाएं। उसको लेकर लगातार आपदा विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से लगातार दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से भी लगातार यात्रियों को जो है हिदायत जो है वो दी जा रही है कि अगर मौसम खराब है तो वेदरकास्ट देखकर ही जो है चारधाम यात्रा के लिए निकलें। ये तमाम एहतियात बरतने के जो है लगातार दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। एक बात ये भी है उपेंद्र, क्योंकि जो केदारनाथ जाने के लिए जो चढ़ाई है वो बेहद खड़ी है, बेहद संकरी भी है और बर्फीला रास्ता भी होता है, तो जो यात्री हेली सेवा की मदद नहीं ले रहे हैं केदारनाथ तक पहुंचने के लिए,
उन यात्रियों के लिए क्या खास सुविधाएं इस बार की गई हैं? थोड़ा ध्यान इस बार रखा गया है उन यात्रियों के लिए? देखिए, जो हेली सेवा से जो यात्री जो है वो केदारनाथ नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए जिस तरीके से सोनप्रयाग से जिस तरीके से केदारनाथ के लिए जो है जिस तरीके से डंडी कंडी और जिस तरीके से घोड़े खच्चरों के माध्यम से जो है उन यात्रियों को जो है वो पहुंचाने का काम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से वहां पर पहले ही प्रशासन ने उनके जो डंडी कंडी हैं या घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन जो है वो कराए हैं कि कितनी घोड़े खच्चर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो डंडी कंडी के जो लोग हैं, जो यात्रियों को जो है वहाँ पर केदारनाथ धाम में जो है दर्शनों के लिए पहुँचा रहे हैं, उनका पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया गया है। और वहाँ पर जो है यात्री जिस तरीके से पहुँच रहे हैं, कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जो है जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 20 से 22 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता होता है। और साथ ही साथ जो घोड़े खच्चर या डंडी कंडी के माध्यम से जिस तरीके से जो यात्रा के लिए जो पहुँचते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं जो है सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो की गई, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा जो है वो यात्रियों को ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो की गई। पूरी तरीके से सुलभता के साथ जो है यात्रा चल रही है। हालांकि अब दूसरी ओर जिस तरीके से जो बर्फीले रास्तों की अगर बात की जाए तो वो पहले ही जिस तरीके से जब चारधाम यात्रा की जब शुरुआत होती है उसी समय से जो है रास्ते को जो है वो साफ जो है वो कराया जाता है। बीआरओ की टीम जिस तरीके से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार जो है वो रास्ता साफ करती है, और साथ ही कई सारे मजदूरों की जो टीमें हैं वो वहाँ पर जो है वो लगातार वहाँ पर लगी हुई रहती है, ताकि अगर कहीं कभी भी अगर बर्फ़ पड़ता है या बर्फ़ पड़ती है या उसके बाद जो रास्ता जिस तरीके से ख़राब होता है तो उसको साफ करने का काम जो है वो लगातार किया जाता है। हालांकि रास्तों को पूरी तरीके से जो है वो साफ कर दिया गया है। जिस तरीके से पिछले साल जो क्षतिग्रस्त जो मार्ग थे उन रास्तों को जो है वो ठीक कर दिया गया है। तो अगर जो यात्री जो है वो हेली सेवा से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैदल या घोड़े खच्चर या डंडी कंडी के माध्यम से जो है वो यात्रा जो है केदारनाथ की कर सकते हैं। बिल्कुल अहम जानकारी दी आपने केदारनाथ और चारधाम यात्रा से जुड़ी, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल होता है कैसी यहाँ पर सुविधाएं इस बार दी जा रही है। वापस से रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, क्योंकि अजहर तमाम अपडेट्स रोजाना सामने आ रही हैं और हर कोई जानना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल मौजूदा हालात क्या कह रहे हैं और मौजूदा हालातों को लेकर लोगों का क्या मानना है, क्योंकि लोगों को बंकर में जाना पड़ा और अभी भी कुछ संदिग्ध चीजें वहां पर देखने को मिल रही है। अभी हम कल ही की बात कर ले, पाकिस्तान का एक गुब्बारा भी वहां पर पाया गया है, कई जगह पर आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है। तो इससे जुड़ी फिलहाल क्या गतिविधियां देखी जा रही हैं? देखिए, अगर आम लोगों की बात करें, पर्टिकुलरली जो एलओसी से सटीक वाले इलाके हैं, जाहिर सी बात है एक तनावपूर्ण माहौल वहां पे बन चुका है। और एलओसी के क्षेत्र वाले इलाके से हम देख रहे हैं लगातार पहलगाम अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसका सक्सेस वहां से रेस्पॉन्ड आ गया और उसके बाद में जिस तरीके से एलओसी के जो तनावपूर्ण हालात है वो दिखाई दिए, और उसके बावजूद जिस तरीके से एलओसी के सटीक वाले इलाके में काफी जो वहां के आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुआ। एक तो वहां पे काफी सारे जाने चली गई, दूसरा यहाँ पे वहां के निवासी लोगों को जो भी एलओसी के सटीक वाले इलाके उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज की बात से लोगों का मानना है, आम लोगों का मानना है, क्योंकि किसानों क्योंकि जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली घाटी का जो बैकबोन है वो एप्पल है, क्योंकि आने वाले सीजन में इसी एप्पल की माध्यम से, इसी सेब की माध्यम से यहाँ की जो बिजनेस है वो चलता है। यहाँ पे जो गरगरेस्ती है या बाकी चीजें हैं वो यहाँ का फ्रूट है। और आने वाले समय में अगर हालात ऐसे हुए इंडो पाक के दरमियान जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, तो आने वाले समय में किसान को एक तशवीश है, एक फिक्र है कि कहीं जाके जो उनका सेब है उसके साथ कोई जो है अनबन ना हो जाए या उसका सेब जो है मंडियों में ना पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी जो किसान है वो ऑलरेडी परेशान है मौसम की मार की वजह से या बाकी चीजों की वजह से वो ऑलरेडी परेशान है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस बार इसमें कोई पेशरफ्त सामने नहीं आती है तो आने वाले समय में सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो आम जनजीवन, यहाँ का घाटी का जनजीवन है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो होगा वो यहाँ का किसान होगा। क्योंकि अभी भी सीजन आने वाले कुछ एक दिन बचे हुए हैं, 1 महीने के बाद में जो ही फ्रूट का सीजन आएगा तो इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है यही किसान होता है। जहां तक यहाँ का आतंकवाद जो है पड़ोस जो दुश्मन मुल्क है उसका यही
यही कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं और किसी न किसी चीज से यहाँ पे जो आतंकवाद है वो जिंदा रह सके। उसके लिए वो कहीं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उसके सामने अमरनाथ यात्रा भी है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी एक बड़ा चैलेंज है वो अमरनाथ यात्रा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। हालांकि अभी इसमें फुल एंड फाइनल जो है क्लियरली जो गाइडलाइंस है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये तवक्का है, ये भरोसा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से रिवायती तौर पे सदियों से चली आ रही ये यात्रा है, ये इस बार भी जो है पुरअहसन तरीके से अंजाम को पहुंचेगी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ से इंडो पाक जो है टेंस है, दूसरी जानिब से आतंक का जो काफी यहाँ पे खतरा है वो मंडरा रहा है। और जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि आतंकवाद का जो टारगेट है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे वो भारतीय सेना के साथ नहीं लड़ सकती है, लेकिन उनका जो सॉफ्ट टारगेट रहता है या किसी टूरिस्ट को या किसी निहत्ते शख्स को वो पकड़ लेते हैं और उसका टारगेट बनाते हैं ताकि उनका जो आतंकी दबदबा है वो बना रहे। इससे पहले अगर हम बात करें 2019 से पहले या 2019 के बाद में या आर्टिकल 370 के हटने के बाद में जो टारगेट रहता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इस एक्सेस पॉइंट करता था, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो आतंक और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में बहुत कम जो है आमना सामना होता है। अब वो छुप के बैठे हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस उनको निकालते हैं, लेकिन जो उनका टारगेट रहता है वो सॉफ्ट टारगेट उनका अभी आज की डेट में कोई सेना के ऊपर वो टारगेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है हम उसमें नहीं कर सकते, उस भारतीय सेना के साथ हम नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर वो करते हैं टारगेट, अगर वो करते हैं, वो एक टूरिस्ट को करेंगे, एक निहत्ते इंसान को करेंगे, एक नॉन लोकल को करेंगे, एक कश्मीरी पंडित को करेंगे, एक सरपंच को करेंगे, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को करेंगे, ताकि उनका जो आतंक है वो बना रहे। देखना अहम होगा अजहर कि आने वाले वक्त में क्या आतंक को पनाह देने वाला जो देश है, जो पड़ोसी मुल्क है, वो क्या सुधर पाएगा अपनी हरकतों से। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र और अजहर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।